one important topic of our grammar book, that is the voice. दोस्तों, आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक द वॉइस डिस्कस करेंगे. As you all have been studying the same topic since you were in class 5, 6, 7, 8 and all, but still the topics of grammar are taught in each and every classes. In this way, this explanation and this video on the topic the voice will be very helpful for all the students of all the levels. Now see the voice. Voice को हिंदी में हम वॉच करते हैं. आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा जिसमें वॉइस टॉपिक है. इंग्लिश ग्रामर में वो वॉइस है और हिंदी व्याकरण में हम उसे वॉच करते हैं. In English, voice, there are two types of voice. One, active voice, and the second is passive voice. Active voice जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्तरी-वाच्य. कर्तरी-वाच्य मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है. A statement in which the subject is important, the subject is active, the subject is doing something, the subject is the doer of the action, that sentence is said to be active voice. उस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में होना समझते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता कुछ कर रहा होता है, कर्ता सक्रिय होता है. वैसे वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस के रूप में रखते हैं. Now we have the second type of voice, that is passive voice. Passive voice means karmavach. In Hindi grammar, you must have discussed about this topic, watch, कर्तृवाच, कर्मवाच. So passive voice is कर्मवाच, जहां कर्ता एक्टिव नहीं होता है, कर्म की प्रधानता होती है. क्या हो रहा है वाक्य में इसकी प्रधानता है, कौन कर रहा है is not important, what is being done is important. That type of sentences are grouped in passive voice or said to be in passive voice. ऐसे वाक्यों को हम passive voice में होना समझते हैं जिसमें क्या हो रहा है यह महत्वपूर्ण है, न कि कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण है. इसीलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि एजेंट का ओमिशन पैसिव में, यानी कर्ता अगर बहुत प्रधान न हो, कर्ता को लिखना बहुत जरूरी न हो, तो पैसिव में ऐसा एक रूल है कि हम उस एजेंट का इस्तेमाल न करें. नाउ लेट अस डिस्कस. अभी मैंने समझाई दिया आपको इसके डेफिनेशन वगैरह के बारे में, फंक्शन वगैरह के बारे में. तब भी मैंने लिख दिया आपके फेयर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए कि व्हाट इज वॉइस. इफ एनीबडी आस्क्स यू, अगर कोई आपसे पूछता है वॉइस क्या है, तो आप उन्हें बताएंगे वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच डिस्क्राइब्स वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिव और पैसिव. वॉइस क्रिया का वह रूप है, क्रिया का वह परिवर्तित रूप है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि कर्ता एक्टिव है या पैसिव है, क्या कर्ता कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, कर्ता प्रधान है या नहीं है. इस तरह से हमने देखा कि either the subject is active or passive, thus there are two types of voice. और इस तरह से वॉइस के दो प्रकार हैं. इंग्लिश ग्रामर वॉइस दो तरह के हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस अगर कोई पूछता है, सिलेबस वैसे
active sentence into passive sentence. But if you follow the rule and the definition, instructions given in grammar, तो I think कि आप गलती कम करेंगे, गलतियों की संभावना कम होगी, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। एक्टिव वॉइस क्या है? इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। जैसे ही आपको पता चला कि एक्टिव यानी सब्जेक्ट सक्रिय है, यानी कर्ता कुछ कर रहा है, इसका डूअर ऑफ द एक्शन, वह एक्शन जो भी सेंटेंस में एक्शन है उसको करने वाला है। और वी कैन से द सेम थिंग इन अदर वर्ड दैट द सब्जेक्ट इज एक्टिव एंड डूइंग समथिंग। कर्ता सक्रिय है और कुछ कर रहा है। Such a sentence is put in the group of active voice. Now we have the second type, that is passive voice. Passive voice, in passive voice, subject is the receiver of the action. Subject कुछ कर नहीं रहा होता है, subject पर ही कुछ हो रहा होता है, और subject is passive and doing nothing. Subject असक्रिय है और वह कुछ नहीं कर रहा होता है, यहाँ तक कि सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा होता है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया इस सेंटेंस में एक्टिव के लिए। वैसे तो आफ्टर क्लीनिंग द बोर्ड वी विल हैव several examples to change active voices into passive voice, but now I have written one sentence. Ram is singing a song. Ram is singing a song. Ram यहाँ सब्जेक्ट है, is singing verb part है, and you all know this is the structure of sentence, और यह ऑब्जेक्ट है। राम करता है, वह करता है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? गा रहा है। क्या गा रहा है? सॉन्ग गा रहा है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज सब्जेक्ट। Now let us change this sentence into passive. A song is being sung by Ram. A song is being sung by Ram. This is the passive of this very sentence. इस sentence का passive मैंने ऐसे बनाया। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर मैंने कैसे इसे चेंज किया। आगे हम लोग देखेंगे कि हमने कैसे इसे चेंज किया। Now, so my dear students, अब हम देखते हैं कि कैसे हमने इस दोनों सेंटेंस को पैसिव में, इस एक्टिव को पैसिव में चेंज किया। राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय राम। तो आप जानते हैं हर एक वाक्य का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ते हैं। या sometimes this part is missing from the sentence and sometimes this part is also missing from the sentence, but verb is there. लेकिन पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि only transitive verbs have their passive form. बिना ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो नोट में आप कहीं ना कहीं मेंशन कर देगा अपने कॉपी में कि intransitive verbs are not changed into passive voice. Intransitive verb जिसके कोई कर्म नहीं है, the verbs which does not have any object at all, and that verb is called intransitive verb। और वैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी वो पैसिव में चेंज होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा ग्रामेटिकल का सजेशन। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया यहां, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस पार्ट इज वर्ब पार्ट एंड दिस पार्ट इज ऑब्जेक्ट पार्ट। इस तरह से आपके स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी को मैंने स्ट्रक्चर में लिखा आपके याद करने के लिए, ताकि वो कभी भी आपके मदद करे चेंज करने में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इंस्टीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैसिव। मेरा मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, और
वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तरफ जाएगा। वर्ब अपने ही स्थान पर रहते हैं लेकिन उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। इन पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड। पैसिव वॉइस में क्रिया के थर्ड रूप पास्ट पार्टिसिपल रूप का ही प्रयोग किया जाता है और जनरली इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज बाय। आफ्टर थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। इन सब केसेस बाय इज रिप्लेस्ड बाय other prepositions that we will discuss in the later part of the video. One by one, let us discuss first. हमने इसको अपने हिसाब से पूरे पैसिव के चैप्टर को एक थोड़ा स्टडी के बाद आपके लिए एक छोटे से वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए, मैंने 15 स्टेप्स तैयार किए। 15 स्टेप्स ऑफ पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। 15 इजी स्टेप्स टू लर्न वॉइस। वॉइस सीखने के 15 आसान स्टेप्स। अगर ये 15 स्टेप आपने याद कर लिया और उसको समझ लिया, आई थिंक कि यू विल फील इजी टू चेंज एन एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस, जिसमें हम भिन्न प्रकार के वाक्यों को देखेंगे, कैसे उनको चेंज किया जाता है। बहुत हो गया थ्योरी, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब हम शॉर्टकट वे देखेंगे हाउ टू चेंज एन एक्टिव इनटू पैसिव। तो हमारे पास वाक्य कितने प्रकार के आते हैं? टेंस, जो 12 टेंस है। हम सारे टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। टेंस आई थिंक कि यू हैव लर्न टेंस बाय हार्ट। प्रेजेंट, past and future, and all these three tenses have 4 sub-kinds: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous; simple past, past continuous, past perfect continuous. Similarly, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. These are the 12 tenses we have. But out of them all, only 8 tenses, the verbs in 8 tense are changed into passive. मॉडर्न ग्रामेरियन का कहना है 8वीं टेंस को पैसिव में चेंज किया जाए। वैसे ट्रेडिशनल ग्रामर वी हैव द रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव ऑफ ऑल द 12 टेंसेस। अगर हम उसको चेंज करें तो गलत नहीं होगा, बट मॉडर्न ग्रामेरियंस दे से कि दिस इज अनकॉमन यूज। हम जो 4 टेंस को इसमें से छटनी किया गया, उनका अगर पैसिव बनाते हैं तो वो ऑकवर्ड है, वो अनकॉमन है, सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। हम क्यों चेंज करें? उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा करना कि उसका होता ही नहीं है या वो गलत है, दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। बहुत सारे ग्रामर में आप देखेंगे सारे 12 स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, लेकिन यहां हम लोग आर्टिकल से देखेंगे फॉर आवर ईज एंड ऑल। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ब फॉर्म। आपने देखा, आप देखेंगे कि सारा चीज जो कॉमन होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट में आएगा और सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट में आएगा। इन ऑलमोस्ट ऑल द सेंटेंसेस यू विल फाइंड, बट व्हाट चेंज वी गेट? द वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वह हर प्रकार के वाक्यों में, हर टेंस में चेंज होता रहता है, जिस पर हम फोकस करेंगे। और बाद बाकी सारी चीज कॉमन रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट मैंने ले लिया, यहाँ सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया, तो क्या होगा? ये फिर यहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर चला जाएगा ये वाला सब्जेक्ट। तो ये हर सेंटेंस में कॉमन होगा। इसलिए मैंने केवल जो परिवर्तित पार्ट है, जो बार बार बदलने वाला है, हर बार बदलने वाला है, तो हर पार्ट है जिसको मैंने लिखा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को यूज करते हैं। एंड अगर वो कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी उसका वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है, तो हम उसे ऐसे चेंज करेंगे। वर्ब के पहले ईजेआर ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब को थर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि पैसिव वर्ब इज ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म। तो वर्ब को साफ देखेंगे, सारे वाक्य में पैसिव के जितने भी वाक्य होंगे पैसिव सेंटेंस के, उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। तो सिंपल प्रेजेंट को कैसे चेंज करेंगे? जब वर्ब का फॉर्म आपके सेंटेंस में V1 या V5 है, तो उस एक्टिव को ईजेआर प्लस V3 करके चेंज करेंगे। फिर बाय और प्लस वो सब्जेक्ट वहां पर चला जाएगा ऑब्जेक्ट पर, वो हर बार ऐसे ही होगा। नाउ वी हैव द सेकंड टेंस, दैट इज कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसको कहते हैं, जिसमें ईजेआर प्लस V4 लगा रहता है।
जिसमें EZMR प्लस B4 लगा जाता है, कंटिन्यूअस है, हम उसको पैसिव में चेंज करने के लिए EZMR प्लस बीइंग जब, और ये याद रखना है कुछ ट्रिक्स हैं जिसके आधार पर, जिसकी मदद से आप आसानी से सारे स्ट्रक्चर्स को याद भी कर सकते हैं। वो क्या है कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव टेंस आएगा तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल कौन है, वो लगेगा ही लगेगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ प्रेजेंट टेंस के और EZMR का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब पास्ट का मैंने जिक्र किया है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर आप देख रहे हैं यहाँ बीइंग का इस्तेमाल हुआ। वैसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी करेंगे, हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूअस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मना किया गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अगर हमें करना होगा तो विल बी बीइंग उसका हो जाएगा EZMR बीइंग प्लस B3। फिर हमारे पास अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज हैज हैड प्लस B3। परफेक्ट में हमेशा B3 लगाना था आपको, अगर टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए है तभी आप ऐसे समझ सकते हैं और आसानी से बना भी सकते हैं। फिर इसको हम चेंज करेंगे, तो ये भी कुछ ट्रिक पर बेस्ड है। सारे परफेक्ट में बीइंग का इस्तेमाल होता है पैसिव में, हैड हैज प्लस बीइंग प्लस B3 का इस्तेमाल करेंगे और उस आधार पर हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर देंगे। D2 यानी इट रिप्रेजेंट्स अबाउट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में अगर हो वाक्य इंग्लिश सेंटेंस तो उसे वाज देयर प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट लगा कर चेंज कर देंगे। इसका इन सारे स्ट्रक्चर पर बेस्ड एग्जांपल आप खुद से लिखेंगे, एक्टिव का भी और पैसिव का भी। ये आपका एक असाइनमेंट है, ये आप करेंगे इंस्टीट्यूट से, अपने फेयर कॉपी में बनाएंगे और इस टाइप के सेंटेंसेस को बना करके आप ग्रुप में पोस्ट भी करेंगे। इसकी और होमवर्क was there plus B4, this structure represents about past continuous and it says like this, was there plus B plus B3। देख रहा है आप लोग कि कंटिन्यूअस में हर जगह B का इस्तेमाल मैंने यहाँ भी किया है। नाउ वी हैव 6th स्टेप, हमने 15 स्टेप का जिक्र किया, मात्र 15 स्टेप में अपना सीधा खत्म करेंगे और आसानी से आप सीख जाएंगे उसको, आई होप सो। This is the 6th step of passive and this structure had plus B3 represents about past perfect. It represents about past perfect और यह perfect है, जैसा कि आपको मैंने बताया हर एक perfect में being का इस्तेमाल होता है, this is common use everywhere। and उसके बाद हम B3 का इस्तेमाल करते हैं passive voice में, had plus being plus B3, this is the passive structure of past perfect। Now we have two more steps and structure of tense, that is shall will plus B1, it represents about simple future। हम ये से इस स्ट्रक्चर से सिंपल फ्यूचर का होना मानते हैं और उसको हम बदलते हैं shall will plus B plus B3। आप जानते हैं कि shall और will मोडाल्स भी है, shall और will में मोडाल्स और मोडाल्स के बाद हमेशा B1 का इस्तेमाल होता है, तो इसे B3 में कैसे लिखा जा सकता है, ये रूल के बियॉन्ड हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ भी एक वो रूल को जस्टिफाई कर रहा है, B लगते हैं, B लगा करके हम B3 में इसको चेंज कर दिए। नाउ वी हैव shall be plus have plus B3, shall be plus have plus be plus B3। ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल यहाँ हुआ है, जिसको पैसिव बदलने के लिए shall be plus have plus be plus B3 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टेप। सो आई first of all I will change and clean the board to write down the next remaining 7 steps to complete the। तो बच्चों अब हम देखेंगे 8 स्टेप्स आपने नोट डाउन कर लिया है, सीख भी लिया। टेंस के 8 डिफरेंट स्टेप्स जिसमें हम लोगों ने सीखा सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव में चेंज करना सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट को, फिर सिंपल फ्यूचर सिंपल पास्ट को, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस को हम लोगों ने पैसिव में चेंज करना सीखा। उस 8 स्टेप्स के बाद मैंने आपको बताया है पैसिव इन 15 इजी स्टेप्स। आप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 9th स्टेप्स ऑफ आवर्स इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब टेंस के अलावा टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज यस और नो आंसर बेस्ड क्वेश्चन एंड सेकेंड इज WH क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन जो ये सब लोग आंसर बेस्ड होता है एंड यूजुअली स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसे देखें। यहाँ वह एक्टिव सेंटेंस है, एक एग्जांपल मैंने लिया, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। उसको चेंज कैसे किए? बिल्कुल पैसिव में चेंज करने का रूल वही है, बस आपको देखना है कि अब हमारा सब्जेक्ट क्या होने जा रहा है। तो अधिकतर यहाँ तो सब्जेक्ट अभी यू था इसलिए आर लगा, टेनिस इसमें चेंज नहीं होता, डायरेक्ट स्पीच की तरह टेनिस वही होता है, बट सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट और एक रूल आपने पढ़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एसएसएमपीपी का जो सिंटैक्स हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो रूल हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ टेंस वही होना है, किस टेंस में है, आर यू राइटिंग अ लेटर, द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर सब्जेक्ट हो जाएगा, अ लेटर सिंगुलर है इसलिए उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इज। तो इज अ लेटर बीइंग, ये कंटीन्यूअस में है इसलिए बीइंग लगेगा, आपको मैंने पहले बता दिया, सारी कंटीन्यूअस से बीइंग लगना है। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन साइन हमेशा एक्टिव और पैसिव दोनों में इसमें रहेगा। फिर ये ऑक्सिलरी से होने वाला क्वेश्चन सेंटेंस था। अब हम देखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इसमें यह भी क्वेश्चन सेंटेंस है और यह WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट से शुरू हो रहा है, इसमें सेंस करेंगे तो व्हाट अपनी जगह पर रहेगा। हम देखना है हमें कि यहाँ करने वाला यू था इसलिए आता, लेकिन अब जो हो रहा होगा वो क्या करेगा, ये व्हाट है, तो व्हाट अभी इंडेफिनिट है इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया व्हाट इज बीइंग, ये भी कंटीन्यूअस है इसलिए बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाय यू। फिर एक और सेंटेंस देखते, हो सकता है आपको उलझन हो या कंफ्यूजन हो, जब वर्ब ही ना हो हम इस तरह से हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का इस्तेमाल करें तब भी उसमें आपको हो सकता है, जैसे मैंने उस टाइप का भी एक एग्जांपल लिया आपके इज के लिए। So see here and experience the different type of examples. Does she love me? क्या हुआ, मुझे प्यार करती है? Does she love me? The sentence starts with does. अब इसका पैसिव क्या होगा? पैसिव में तो हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा am बनने वाला है। Does से इंडिकेट हो रहा है कि do का फिक्स फॉर्म है या सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें हम इज का इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, आपको बताया गया पहले। अब यहाँ हम आई मी का सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ केस चेंज हो जाता है बिकॉज हियर मी इज इन ऑब्जेक्टिव केस, आपको इसे सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की जगह पर डालना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। हमने आई में चेंज किया इसको, अब आई के लिए ऑक्सिलरी क्या यूज होगा सिंपल प्रेजेंट में, उसको पैसिव में चेंज करने के समय तो एम आई लव बाय हर, एम आई लव बाय हर। और आपने देखा उसी तरह से मैंने सी जो यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, सी प्रोनाउन हर पर्टिकुलर नंबर के लिए उसे हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में सी हर ये ऑब्जेक्टिव केस में डाला। अब हम देखते हैं अगला स्टेप, दैट इज द 10th स्टेप। अब 10th स्टेप 10वें स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे? 10वें स्टेप में सीखेंगे verbs having two object, ऐसा भाव जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, उसके पैसे को कैसे चेंज करेंगे। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको समझाने के लिए कि आपको आसानी समझ में आ जाए। He gives her a flower, he gives her a flower। आप देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर सेंटेंस के स्ट्रक्चर कभी पढ़ाए होंगे ना, आपको याद होगा ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। विद प्रेडिकेट को बांटते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट पार्ट में। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होता है। तो यहाँ हर भी अपना ऑब्जेक्ट है और एक फ्लावर भी ऑब्जेक्ट है। ऐसे केस में हम दो तरीका से बना सकते हैं, sometimes you may take a direct object as subject and sometimes indirect object as subject। तो a flower is given to her, एक ये तरीका हो गया। A flower is given to her by him, हमने फ्लावर को सब्जेक्ट बना लिया, तो उस समय ऐसे बनेगा a flower is given to her by him। अब अगर हम इस हर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो she is given a flower by him, she is given a flower by him। यहां अगर हम सी को इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो यह सेंटेंस इस तरह से होगा। 11वां स्टेप
वॉइस का हुआ है प्रीपोजिशनल वर्ब। समटाइम्स वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं। वैसे वाक्यों को कैसे कैसे चेंज करेंगे, और मैंने कोशिश किया है ऐसे एग्जांपल्स उठाने का और इस तरह के एक वीडियो बनाने का, ताकि आपको पैसे में कहीं भी परेशानी न हो। कितने भी प्रकार के कोई भी प्रकार का वाक्य आपके सामने आए, सेंटेंस एक्टिव का आए, आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस एग्जांपल्स। इसी तरह का आप चेंज करेंगे। अगर वर्ब किसी जो प्रीपोजिशन से जिस तरह वो प्रीपोजिशन होता है उस वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। सी लाफ्ड एट मी, लाफ के बाद वर्ब लाफ के बाद एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ, उसे कैसे चेंज करेंगे। ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट में, इसमें सिंपल पास्ट चेंज करने के लिए आपको पहले बता दिया गया, मैंने टेंस में बताया कि वाज हियर बस डिफिकल्ट लगेगा और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सो दिस इज सब्जेक्ट हियर, आई वाज, आंसर वाज ही लगेगा, वेरी लगेगा, आपको पता है। सो आई वाज लाफ्ड, और एज इट इज हम उस एट को, उस प्रीपोजिशन को वहीं छोड़ देते हैं, एट बाय हर। सपोज I was laughed, she laughed at me, तो इसका कैसे हो जाएगा, I was laughed at by her. Now let us move to the next step, that is visual step. इसमें हम लोग पढ़ेंगे modals के बारे में। Sentence having modals as auxiliary। अगर किसी वाक्य में modal auxiliary का इस्तेमाल हो, जो modal auxiliary आपने पढ़ा can, would, may, might, be, dare, वैसे वाक्यों को कैसे चेंज करेंगे। तो भी एक एग्जांपल देख लो आप, और आप उसी आधार पर उसको चेंज करेंगे जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड सेंटेंस हो। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ शुड का इस्तेमाल हुआ है, मॉडल है, शुड क्या है, मॉडल है, मेन वर्ब हमारा स्पीक है। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो मॉडल्स जहां भी हो उसे पैसिव में चेंज करने के लिए बी का इस्तेमाल होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। बी मॉडल्स के बाद बी का इस्तेमाल करते तब हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में डालेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। द ट्रूथ, द ट्रूथ should always be spoken, the truth should always be spoken। तो हम ऐसे किसी भी मॉडल ऑक्सिलरीज वाले सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। इंपेरेटिव, अब हमारे पास एक टाइप है जो सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, आपको पता है अर्थ के दृष्टिकोण से 4 प्रकार। जो एक है हमारा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हम अब देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव आपने देखा है, असर्टिव का ऑलरेडी रूल है जो सिंपली हम लोग चेंज किया करते हैं। इंट्रोगेटिव देखा, अब हम देखते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव में भी कई प्रकार के सेंटेंस आते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। टाइपोलॉजी, रीड दिस बुक, लेट दिस बुक बी रीड, इस किताब को पढ़ो। ये ऑर्डर कमांड एडवाइस हो सकता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब, रीड के बाद वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट आया, सॉरी रीड का ऑब्जेक्ट है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे वाक्यों को चेंज करें, रीड दिस, लेट दिस बुक बी रीड। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट लगा के बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट ना हो समटाइम्स इंट्रांजिटिव वर्ब, इंपरेटिव में इंट्रांजिटिव वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे समझ में आप कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ आपको देखना है एक एग्जांपल मैंने उससे रिलेटेड भी लिखा, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, बच्चों ये हार्ड, वर्क हार्ड के बाद आप देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्क हार्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव हो गया। ऐसे वाक्यों में हम उसमें प्रायः यू आर एडवाइज, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे करके हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। आप याद रखेंगे, अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उस केस में हम ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड ऐसे करके उसको चेंज करेंगे। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, मैंने इसको बना दिया इस तरह से। तो रीड दिस बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो लेट दिस बुक बी रीड। एक सेंटेंस और प्रकार का देख लेते हैं, लेट अस कंप्लीट आवर वर्क। अगर मान लो लेट से शुरू होने वाला वाक्य हो, लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, तो इसमें हम लेट आवर वर्क बी कंप्लीटेड, लेट आवर वर्क बी कंप्लीटेड ऐसे बनाएंगे। नाउ आई थिंक यू हैव understood about imperative, how to change imperative sentences into passive voice। now अब कुछ हम देखते हैं टाइपिकल सेंटेंस, जो रूल के परे, जो किसी टाइप ऑफ सेंटेंस में नहीं है, हम उसको अपने वो पैसिव का रूल तो फॉलो करता ही है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, वो एकदम स्ट्रक्चर बेस्ड है। वो जैसे अलास, वी शैल सी हिम नो मोर, अगर इस तरह से एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस हो, इस तरह से शुरुआत हो उसका, अलास, हुर्रा, वाह, आउच, समथिंग लाइक दैट, इफ द सेंटेंस
is having exclamatory word, so you can change that type of sentence like this. Alas, we shall see him no more. अगर इस तरह से वाक्य हो, it is sad. alas, ये दुख जताता है, हम अब उसे फिर से नहीं देख पाएंगे। तो आपको वहां मीनिंग पकड़ना है कि वाक्य हमें क्या अर्थ दे रहा है, दुख सुखद अनुभूति दे रहा है या कुछ सरप्राइज दे रहा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये दुख की बात है कि हम अब उसे कभी नहीं देखेंगे, यानी वो मर चुका है, he is no more। तो उसका अर्थ है कि we are sad, it is sad information news for us, so it is sad that we will be seen no more, he will be seen no more। वह अब नहीं देखा जाएगा, हम उसे नहीं देखेंगे मतलब वह नहीं देखा जाएगा। May you live long, यह प्रार्थना है, यह विश है कि शायद तुम लंबा जियो, दीर्घायु भव, हम आशीर्वाद भी देते हैं। तो ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए इट इज प्रेड, यह प्रार्थना किया गया है, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, समथिंग लाइक दैट, व्हेन यू आर ब्लेस्ड विथ। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू पैसिव ऑन दिस बेसिस। इट इज प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग, यह प्रार्थना किया जाता है बोलने वाले के द्वारा भगवान से, उसकी इच्छा है कि तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। कुछ और बातें देखें हम। आई नो हर, ये टाइपिकल सेंटेंस है बच्चों, हम लोग टाइपिकल सेंटेंस बुक में पढ़ रहे हैं। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। तो शी इज नोन टू मी, शी इज नोन टू मी, टाइपिकल सेंटेंस। ऐसे बात को इसी तरह से बनाता है, कोई उपाय नहीं उसका। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, अगर इस तरह का वाक्य कोई आता है, इट इज टाइम टू लीव, इट इज टाइम टू स्लीप, कुछ इस तरह से वाक्य आएगा आपके पास, उसको चेंज करने के लिए पैसिव में, तो आप उसको बनाएंगे इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर स्लीप, इट इज टाइम फॉर मेडिसिन टू बी टेकन, something like that. In this way we can change imperative sentences into passive. Now one more example I have written. This is also typical, like grass grows over the field. यहाँ growing verb जो है वो intransitive verb है, आप देख रहे हैं, वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन मैंने पहले बताया कि अकर्मक क्रिया का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, but sometimes it is changed in language conversation में उसको बोलते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे हम? कुछ स्पेशल सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसको चेंज करना पड़ता है। ग्रास ग्रोज ओवर द फील्ड, इसे बनाने के लिए द फील्ड इज ओवरग्रोन विद ग्रास। देखो बच्चों, इसे टाइपिकल के रूप में मैं बार बार बता रहा हूं आपको, टाइपिकल सेंटेंस, इसमें यही रूल ही लगेगा, जो जिस तरह से इसको चेंज किया गया इसी तरह से ये चेंज होना है, दूसरा कोई उपाय नहीं इसका। तो इसे हम बिल्कुल इसी तरह से चेंज करेंगे, ग्रास ग्रोज ओवर द फील्ड इज ओवरग्रोन विद ग्रास। Now we have the last step, that is the 15th step, जिसको मैंने बताया passive in 15 easy steps. So this is the last step, verbs without by. किसी पैसिव में आपको by का इस्तेमाल नहीं करना होता। वैसे verbs के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो verbs है, इस verbs को ये कुछ 6, 7, 8 verb है जिसको आप याद रखेंगे, जिनके साथ पैसिव में by प्रीपोजिशन का इस्तेमाल न होकर के किसी अन्य प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट दोस वर्ब्स लाइक इंटरेस्टेड, कंटेंट। इंटरेस्टेड के साथ हम बाय न लगा करके इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, इंटरेस्टेड इन, कंटेंट इन। उसी तरह से सरप्राइज, शॉक्ड, अलार्म, वरी एंड एंनॉयड, ऐसे वर्ब्स के साथ हम एज प्रीपोजिशन लगाते हैं, ना कि बाय प्रीपोजिशन। यहां भी बाय नहीं लगेगा, इसीलिए लिखा गया verbs विदाउट बाय। वैसे वर्ब्स जिसके साथ बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पैसिव में नहीं होता है। एक वर्ब और है, वो है मेड, मेड के साथ ऑफ लगाते हैं, मेड ऑफ, मेड बाय नहीं। उसी तरह से प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड वर्ब ऐसे हैं जिसके साथ भी प्रीपोजिशन का आई एम प्लीज्ड विथ हर, आई एम प्लीज्ड बाय हर नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विथ द मार्क्स, ना कि आई एम सेटिस्फाइड बाय द मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से पैसिव चैप्टर खत्म हुआ, और मैं समझता हूं कि अगर इस 15 स्टेप्स को आप मन से याद कर लें, इसे समझ लें, तो पैसिव में कोई दिक्कतें आपको नहीं होंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे,
इससे पहले मैं एक चीज कहूंगा, आपको कोई परेशानी हो इसको समझने में या कुछ छूटा हो, आपके हिसाब से लग रहा हो कि मुझे कुछ और समझना था, यहाँ सबको कुछ और एक्सप्लेन करना चाहिए था, या किसी नए वीडियो का अगर आपको जरूरत हो तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लाइक कमेंट जरूर करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से। और अंत में देखने के बाद इतना मेहनत मैंने किया है आपके लिए, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू एवरीवन।